ये हमें देवी जी। चलो, तो यूनियन बजट पार्ट 2 शुरू करते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए सर। तो आज बात करेंगे हम लोग कट मोशंस की। कट कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब होता है काटना। ठीक है, आप लोग भी काटते हो किसी ना किसी का बेवकूफ काटते हो, किसी का क्या काटते हो वो तो तुम्हें पता होगा, है ना? तो सिमिलरली पार्लियामेंट में भी ऐसा होता है, काटते हैं। लेकिन क्या काटते हैं? क्या काटते हैं उसमें? जो डिमांड्स होती हैं उनको काटते हैं। ठीक है, उनको कट करते हैं, यानी उनको कहते हैं कि नहीं, ये डिमांड आपकी सही नहीं है। यानी ये जो आपने बजट बनाया, ये जो सरकार ने बजट बनाया, ये सही नहीं है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं, इसमें कुछ कमियां हैं, या ये बजट इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, ये पॉलिसी खराब है। ठीक है, उसके लिए तो वो वाली ग्रांट्स काटते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ, कर मोशंस किस लिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में? फॉर द रिडक्शन इन वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, फॉर द रिडक्शन इन वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब क्या है कि जो डिमांड करती है ग्रांट्स के लिए, यानी पैसे के लिए डिमांड करती है कौन? गवर्नमेंट जो डिमांड करती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमने बजट बनाया, हमें इतना पैसा चाहिए, 500 करोड़ या 2000 करोड़ जितने भी। ठीक है, उसकी रिडक्शन के लिए यूज होते हैं बेसिकली कट मोशंस। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से सुनना। ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, 3 तरह के कट मोशंस होते हैं। पहला है सर आपका इकोनॉमिक कट मोशन, दूसरा है पॉलिसी कट मोशन, तीसरा है टोकन कट मोशन। तीनों में क्या डिफरेंस है हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट, पहले तो कट मोशंस की डेफिनेशन दी हुई है, कट मोशन के बारे में एक बार आपको विस्तार पूर्वक और बता दें। दीज आर द डिमांड्स यूजुअली मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट्स प्रपोज्ड बाय ईच मिनिस्ट्री। आपको पता है कि हर मिनिस्ट्री अपना अपना बजट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला कि हमें एजुकेशन के लिए चाहिए 200 करोड़ रुपए। ठीक है, 200 करोड़ रुपए चाहिए। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने बोला कि हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो सबने अपनी अपनी डिमांड रख दी। तो वो कहता है कि दीज आर द डिमांड्स यूजुअली मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट्स प्रपोज बाय, ये लोग प्रपोज कर रहे हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री प्रपोज कर रही है कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तो उनकी डिमांड के रिस्पेक्ट में ये कट मोशन पास होते हैं। ठीक है, बट पार्लियामेंट बीइंग द अथॉरिटी, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है टू चेक द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि भैया गवर्नमेंट सही तरह एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब सही जगह पे कर रही है या नहीं। इट मे नॉट अप्रूव ऑल डिमांड्स। पार्लियामेंट जरूरी नहीं है कि सारी की सारी डिमांड ये अप्रूव कर दे। ठीक है, सो कट मोशंस आर मोशन इन द पार्लियामेंट मूव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड। अमाउंट ऑफ डिमांड, फॉर एग्जांपल इसने 200 करोड़ का, इसने कहा कि भैया 200 करोड़ का काम नहीं है, ये तो सिर्फ 100 करोड़ का काम है। ठीक है, आप इसको रिड्यूस करो। तो सिंपल है, समझ आया कट मोशन किस लिए इंट्रोड्यूस होते हैं? बेसिकली टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड। ठीक है, जो कि डिमांड करते हैं हर एक अपनी मिनिस्ट्री, हर एक मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, बजट तो इकट्ठा आता है ना, तो पूरे बजट में अलग अलग मिनिस्ट्री की अलग अलग डिमांड होती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कितने मांग लिए, टेक्सटाइल ने कितने मांग लिए, रोडवेज मिनिस्ट्री ने कितने मांग लिए। ओके, हाँ, तो ये बेसिक पर्पस है कट मोशन का। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट मोशन इज इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, कुछ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? दिस मोशन, ये मोशन कब पास होता है? दिस मोशन डिमांड्स द रिडक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफाइड अमाउंट, ये मैंने जो हाईलाइट किए हैं ना वर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान देना इस पे। दिस मोशन डिमांड्स द रिडक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द डिमांड फॉर ग्रांट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 200 करोड़ का है, तो इसमें बोला है कि भैया ऐसा है, इसमें से आप 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए क्या कहते हैं इसमें रिड्यूस कर दो। किसके लिए? इट रिप्रेजेंटिंग द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सो सच specified amount may be either a lump sum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो 200 करोड़ रुपए मान लो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने रखे, उसने कहा कि भैया एक काम करो, इसमें से ना 20 करोड़ रुपए गरीब के लिए या किसी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, सोशल कोज के लिए नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक कोज के लिए, कि हमारी इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए इतना पैसा अलग से निकाल दो। ठीक है, उसका रिड्यूस कर देना।
मतलब लमसम जितना भी है, मतलब अमाउंट जरूरी नहीं 20 करोड़, सपोज 20 करोड़ का है तो 10 करोड़ कर दिया या 15 करोड़ कर दिया या 25 कर दिया, ठीक है। लमसम अमाउंट ऑफ रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ एन आइटम इन द डिमांड, ठीक है। सपोज करो इन्होंने कोई आइटम कही है कि यार ये वाली आइटम लेके आते हैं हम लोग, इस पे एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यार ये वाली आइटम सही नहीं है इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, तो इसको भी हम ओमिट कर सकते हैं, यानी इसको भी हम क्या कहते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस क्या है इसका, बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ये चीज ध्यान रखेंगे। दिस मोशन डिमांड्स द रिडक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द डिमांड फॉर ग्रांट रिप्रेजेंटिंग द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, and such specified amount may be either a lump sum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand, okay। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉलिसी कट मोशन, ठीक है। पॉलिसी कट मोशन किसके लिए होता है, फॉर द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। मतलब मान लो पार्लियामेंट को कोई पॉलिसी पसंद नहीं आई कि अरे यार ये पॉलिसी ना सही नहीं है अभी, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड है वो कितनी डिक्रीज कर दी जाएगी, कितनी रिड्यूस कर दी जाएगी, टू ₹1, 1 रुपया कम कर दी जाएगी, ठीक है। बेसिकली अ मेंबर गिव सच नोटिस शुड इंडिकेट द प्रिसाइज टर्म, जो भी मेंबर पॉलिसी कट मोशन के लिए डिसअप्रूवल शो करेगा, ठीक है, उसको प्रिसाइज टर्म्स बतानी पड़ेगी। प्रिसाइज मतलब एकदम कि हाँ यार इस पॉलिसी में ये फ्लॉ है या ये फ्लॉ है, ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द पॉलिसी विच ही प्रपोजेस टू डिस्कस, कि हाँ यार इस पॉलिसी में ये फ्लॉ है, ठीक है, प्रिसाइज टर्म्स बताएगा, और फिर उसके ऊपर क्या होगी, चर्चा होगी, ठीक है, डिस्कशन होगी, याद रखेंगे। मतलब एक तरह से ये बेइज्जती करने के लिए 1 रुपया कम कराया जाएगा उसकी डिमांड में, ठीक है। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, भैया हमें ये पॉलिसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है। सो द डिमांड फॉर ग्रांट इज डिक्रीज टू ₹1। अ मेंबर गिविंग सच नोटिस शुड इंडिकेट द प्रिसाइज टर्म, ये चीज ध्यान रखना, द पर्टिकुलर ऑफ द पॉलिसी विच ही प्रपोजेस टू डिस्कस, ठीक है। उसके बाद आता है सर आपका टोकन कट मोशन। ये टोकन कट मोशन किस लिए होता है, यूज टू वॉइस अ ग्रीवेंस विद इन अ स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी उनके ग्रीवेंस है, कोई भी दुखड़े हैं या कुछ भी XYZ, ठीक है। सो द डिमांड फॉर ग्रांट अमाउंट इज रिड्यूस टू ₹100। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि टोकन कट मोशन में कितना अमाउंट रिड्यूस करने की बात होती है, द आंसर इज ₹100। और क्या कहते हैं, पॉलिसी में ₹1, याद रखना, पॉलिसी में ₹1 और टोकन में ₹100 टू एक्सप्रेस द स्पेसिफिक ग्रीवेंस, टू एक्सप्रेस द स्पेसिफिक ग्रीवेंस, ठीक है। दोबारा से एक बार देखते हैं, टोकन कट मोशन ग्रीवेंस शो करने के लिए अमाउंट कितना रिड्यूस करना है, ₹100। पॉलिसी कट मोशन डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, नाम से क्लियर है ना, पॉलिसी है तो डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, ठीक है, डिक्रीज टू ₹1, ठीक है। और जो मेंबर नोटिस देगा उसको प्रिसाइज टर्म बतानी पड़ेगी। और इकोनॉमिक कट मोशन क्या, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक वर्ड जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। स्पेसिफाइड अमाउंट रिड्यूस होगा फ्रॉम द डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। इट मे बी ईदर अ लंप सम रिडक्शन इन द डिमांड और ओमिशन और रिडक्शन ऑफ एन आइटम इन द डिमांड। तो 3 मोशन के बारे में हमने पढ़ा, कट मोशन के बारे में। कट मोशन बेसिकली होते किस लिए, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड, डिमांड जितनी कर रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाए। पहला है इकोनॉमिक कट मोशन, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी के लिए होता है, स्पेसिफाइड अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। दूसरा है पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी हमें अच्छी नहीं लगी, डिसअप्रूवल किया पार्लियामेंट ने उसका या मेंबर ने, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा ₹1, ठीक है। और उस मेंबर को प्रिसाइज टर्म्स भी इंडिकेट करनी पड़ेगी। टोकन कट मोशन में ₹100 का उसने टोकन लिया, उसको रिड्यूस कर दिया, बस याद रखना, टू यूज टू वॉइस अ डिफेंस, ठीक है, विद इन द स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 मोशन हो गए हमारे, चौथा आपको पता ही है। चलो उसकी बात नहीं करेंगे, तो हम लोग सिर्फ 3 मोशन याद रखेंगे हम अपने। पहला इकोनॉमिक कट मोशन, दूसरा टोकन कट मोशन, और दूसरा पॉलिसी कट मोशन, और तीसरा टोकन कट मोशन, याद रखेंगे। कट मोशन, CM, कट मोशन, फॉर व्हाट दे रिड्यूस द अमाउंट, डिमांड फॉर ग्रांट। सर डिमांड की ना, फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिमांड की कि भैया मेरे को चाहिए सर 200 करोड़ रुपए, ठीक है, तो इसमें से कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिया कि भैया इतना अमाउंट इसके लिए सही नहीं है, कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक कट मोशन में।
पॉलिसी कट मोशन में कि भैया हमें आपकी पॉलिसी पसंद नहीं आई, आथू तो 1 रुपया कम कर दिया। टोकन कट मोशन में भाई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ग्रीवेंसीज हैं कि गवर्नमेंट ये काम अच्छा नहीं कर रही, बढ़िया नहीं कर रही, तो उसका 100 रुपए कम कर दिए। समझ गए मेरी बात? 3 तरह के मोशन है कट मोशन, इकोनॉमिक, पॉलिसी एंड द लास्ट वन इज टोकन, ईपीटी। याद रखेंगे, पॉलिसी वाले में 1 रुपया, टोकन वाले में 100 रुपए का टोकन, 100 रुपए का, 100 रुपए का टोकन लेते हो ना आप, तब भी कुछ मिलता है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, वेलबींग के लिए स्पेसिफाइड अमाउंट होगा इसमें। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, और इसमें कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, याद रखना, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी और कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट। इस तरह से नोट्स बनते हैं सर, इसको कहते हैं जिस्ट। ठीक है, जैसे सपोज आपको मैंने अभी 3 स्लाइड्स कराई, तो इसका जो रिड्यूस करके जो जिस्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। कट मोशन को सीएम लिख दिया, इकोनॉमिक कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, टोकन कट मोशन। इसमें टोकन में 100 रुपए रिड्यूस होने हैं, इसमें 1 रुपया, और ये वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी के लिए, और ऐसे मींस स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, वेरी सिंपल। सर अगर मेजॉरिटी में पॉलिसी पसंद नहीं आई तो पॉलिसी विड्रॉ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। अब ये देखो, मैंने बताया था ना आपको, ये देखो सर, ये देखो, बट पार्लियामेंट बीइंग द अथॉरिटी, उसमें डिमांड रिड्यूस हो जाएगी सर। बट पार्लियामेंट बीइंग द अथॉरिटी टू चेक द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इट मे नॉट अप्रूव ऑल द डिमांड्स। ये देखो लिखा हुआ ना, इट मे नॉट अप्रूव ऑल द डिमांड्स। तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी डिमांड्स अप्रूव करेंगे। क्लियर है सर? आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एडमिसिबिलिटी ऑफ कट मोशन। भैया ये कट मोशन आ रहे हैं, ये काट रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है, ये काटने की परमिशन कौन देगा? काटने की परमिशन देंगे स्पीकर साहब। याद रखेंगे, द स्पीकर शैल डिसाइड वेदर, ये हमारी इकोनॉमिक कम पॉलिटी की क्लास ज्यादा होगी, है ना? एनीवेज, आई लव पॉलिटी यार, सीरियसली। आई विश मैं पॉलिटी पढ़ा पाता, बट एक इंसान क्या क्या पढ़ाएगा, है ना? एनीवेज, द स्पीकर, मैं सब कुछ मैं ही पढ़ा दूं, सारा पैसा मैं ही ले लूं घर में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लालची मन है ना, अब क्या करें। आंख में भूख है, पैसे की भूख। एनीवेज, एडमिसिबिलिटी ऑफ कट मोशन के बारे में बात करते हैं। द स्पीकर शैल डिसाइड वेदर अ कट मोशन इज और इज नॉट एडमिसिबल अंडर दीज रूल्स। रूल्स कौन से हैं? रूल्स इस तरह से हैं कुछ, जैसे मान लो कि उसमें स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशन किया है कि नहीं किया। स्पेसिफाइड आने वाले टाइम में पैसे भी नहीं चलेंगे। ओ भाई साहब, कौन सा है भाई आने वाला टाइम? कौन से आने वाले टाइम में पैसे नहीं चलेंगे? है देवी जी? अच्छा, पता नहीं यार, चलो अभी तो चल रहे हैं कैशलेस सोसाइटी। हाँ, अच्छा, वो डिजिटल, डिजिटल मींस, हाँ मतलब एट एनी हाउ ट्रांजेक्शन तो होगी ना, वो पैसे की वो चेंज हो जाएगी ना। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, उसके बाद कॉइन्स आए, है ना, उसके बाद करेंसी आई नोटों वाली, उसके बाद आपका अभी डिजिटल आ रही है, धीरे धीरे डिजिटल तो हो ही गया, बट एट एनी हाउ है तो पैसे ही, मतलब है तो पैसे का ही एक सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव पैसे का ही है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एनीवेज, देवी जी लग रहा है चली गई पैसा इकट्ठा करना। सर वैल्यू नहीं रहेगी, डिजिटल करेंसी आल्सो फिनिश्ड। जिसके पास गोल्ड जमीन होगी वहीं ज्यादातर रहेगा। अच्छा, तो ठीक है, आज से पैसा मैं सारा गोल्ड में और जमीन में इन्वेस्ट करता हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर तो और ज्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा मेरे को, है ना? हाँ सही, हाँ हाँ, मैं तो कह ही नहीं रहा कुछ। वो कह रही मैम को ला कर दे दो ज्वेलरी सारे से ज्यादा। अच्छा, ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, भावनाओं में बह जाते हो तुम, इधर आ जाओ, क्लास में आ जाओ।
द स्पीकर शेल डिसाइड वेदर अ कट मोशन इज और इज नॉट एडमिसिबल अंडर दीज रूल। वो रूल कौन से हैं? रूल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक कट मोशन में उसको मेंशन करना है कि कितना स्पेसिफाइड अमाउंट रिड्यूस करना है और क्या पर्टिकुलर प्रिसाइज टर्म्स हैं, मतलब कि जिस वजह से उसने कहा कि ये पॉलिसी पसंद नहीं आई, ठीक है। तो स्पीकर पहले रूल्स चेक करेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग देखेगा वो कट मोशन सही है या नहीं है, एंड और इट मे डिसअलाउ एनी कट मोशन। तो पेपर में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में कि स्पीकर डिसअलाउ कर सकता है कट मोशन को? यस सर, it can he can it may he may disallow any cut motion when in his opinion it is an abuse of the right of moving cut motion or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the house or is in contravention of these rules। ठीक है, अगर कोई रूल्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हस्तक्षेप हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है यानी रुकावट हो रही है, ठीक है, या abuse of the right यानी किसी अधिकार का हनन हो रहा है, then speaker may disallow any cut motion। Remember this thing। Admissibility of the cut motion, कौन admission देगा cut motion को? The answer is speaker। Speaker may disallow, yes he may disallow any cut motion if in his opinion it is an abuse of the right of moving cut motion or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the house। ठीक है, प्रीजुडिशियली का मतलब क्या होता है? प्रीजुडिशियली का मतलब होता है कि पहले से ही उसको अंदाजा हो कि अरे यार ये वाला मोशन इंट्रोड्यूस होगा ना पार्लियामेंट में, तो ये प्रोसीजर ऑफ द जो हाउस प्रोसीजर है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसमें रुकावट डालेगा, ठीक है, और कंट्रावेंशन ऑफ दीज रूल्स। ठीक है, तो सिंपल है। उसके बाद चलते हैं सर नेक्स्ट, नोटिस ऑफ कट मोशन। ये बात देखने वाली है कि जो भी मेंबर कट मोशन इंट्रोड्यूस करेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, उसको एक दिन पहले नोटिस देना। किसको देना? स्पीकर को देना। देखो, इफ नोटिस ऑफ अ मोशन टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट हैज नॉट बीन गिवन 1 day previous to the day on which the demand is under consideration, any member may object to the moving of the motion। अगर सपोज करो कल कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होनी है, ठीक है, और क्या कहते हैं एक दिन पहले उसने, मतलब जिस मेंबर ने डिसअलाउ करना है उस पॉलिसी से उस, ठीक है, उसको एक दिन पहले नोटिस नहीं दिया, उसी दिन सेम डे उसने कट मोशन इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, तो बाकी मेंबर्स उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। ये जैसा कि लिखा हुआ है, एनी मेंबर में ऑब्जेक्ट टू द मूविंग ऑफ द मोशन एंड सच ऑब्जेक्शन शैल प्रिवेल अनलेस द स्पीकर अलाउज टू द मोशन टू बी मेड। ठीक है, तो स्पीकर के ऊपर एट द एंड डिसाइड मतलब करता है कि स्पीकर उसको अलाउ करेगा उस मोशन को या नहीं करेगा। वेरी सिंपल। अगर किसी मेंबर को किसी पॉलिसी से दिक्कत है तो उसको एक दिन पहले नोटिस देना होगा, ठीक है। इन केस अगर वो नोटिस देना भूल जाता है, कहीं पे पार्टी वार्टी करने गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो अगर सेम डे जिस दिन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है, अगर उस दिन सेम डे मोशन इंट्रोड्यूस करेगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा स्पीकर द्वारा। वेरी सिंपल। उसके बाद आते हैं सर आपके बिल्स। बिल्स आपको पता है काफी तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? हो गया आपके पॉलिटी में? रिपीट सर नोटिस वाला, भाई रिपीट ही तो किया था मैंने, भी रिपीट ही तो किया था सर। यही तो कहा है कि अगर सर आपको किसी मेंबर को अगर सपोज करो किसी पॉलिसी से दिक्कत है, तो वो जिस दिन पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी उससे एक दिन पहले, पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं मतलब पॉलिसी में जो डिमांड उन्होंने लगाई है कि हाँ यार इस दिन डिमांड फॉर ग्रांट्स पास होनी है, मतलब पॉलिसी के लिए सपोज करो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने डिमांड की है कि भैया 500 करोड़ रुपए चाहिए, अलग अलग जिलों में हम लोग लड़कियों के लिए क्या कहते हैं वो बनवा देंगे, सरकारी अस्पताल बनवा देंगे, ठीक है, ताकि भ्रूण हत्या ना हो, ठीक है, तो इस चीज अबॉर्शन वगैरह ना करवाएं लोग, ठीक है, उसके लिए।
तो उन्होंने क्या किया कि डिमांड की कि 500 करोड़ रुपए आज चाहिए, तो आज ये डिमांड फॉर ग्रांट पास होनी है, ठीक है। तो इससे एक दिन पहले उस बंदे को जिसको उस पॉलिसी से दिक्कत है, ठीक है, उससे एक दिन पहले नोटिस देगा स्पीकर को कि भैया ये वाला मोशन कल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। इन केस अगर वो नहीं देता तो अगले दिन वो बंदा क्या करेगा, अगले दिन सपोज उसने इंट्रोड्यूस कर दिया कट मोशन, ठीक है, तो स्पीकर उसको अलाउ नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, यानी उसको अगर डिसअलाउ करना है ना, अगर उसको अलाउ नहीं करना वो डिमांड फॉर ग्रांट, तो उसको एक दिन पहले नोटिस देना है। सिंपल सी बात है ये। समझ आ गया सर? ठीक है सर। उसके बाद हम करते हैं बिल्स। बिल्स, ठीक है। बिल जैसे मैंने आपको बताया 3-4 तरह के होते हैं। पता है आपको? पता है आपको बिल्स हो गए अपने पॉलिटी में? चलो तो देखते हैं। सबसे पहला बिल है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल किसके लिए होता है? टू इनकर द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको पता होगा गवर्नमेंट के 3 गल्ले होते हैं, सरकारी मनी 3 जगह जाती है। एक तो होता है सर आपका पब्लिक अकाउंट, सभी को पता होना चाहिए, पैक जिसको बोलते हैं, पैक पब्लिक अकाउंट। दूसरा होता है सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, and the last one is CNFI, that is contingency fund of India. Okay, CNFI। तो सरकारी मनी को लॉन्च करने के लिए, यानी सरकारी मनी को ठिकाने लगाने के लिए 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द लास्ट वन इज कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट आपका होता है आर्टिकल 266 के क्लोज नंबर 1 में, हमारे संविधान में मेंशन है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेंशन होता है सर आर्टिकल 266 का क्लोज नंबर विच 2। ओके, एंड द थर्ड वन इज कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में होता है जल्दी बताओ? आर्टिकल नंबर 260, सारे सो रहे हैं नशा करके, 267। वो देख बिंदु ने दिमाग लगाया, कर ये 1 है, ये 2 है, अब अगला आएगा 3। क्या बात है देवी जी, मान गया आप। लड़की हो, लड़की हो ना आप, देवी जी हो ना कि देवो? हाँ देवी जी है ना। देखा, इसे कहते हैं नारी दिमाग। दिमाग लगाया कह रही 266 का 1, अच्छा अगला 266 का 2, 266 का 3 होगा अगला। ऐसे ऐसे लगाया होगा इसने दिमाग, और ना 3-4 बार ना ऐसे शाबाशी दे रही होगी अपनी कमर पे। अरे तो बच्चों को क्या पता, इन्होंने तो दिमाग लगाया ही नहीं, मैं ही बैठी हूँ अटेंटिव हो गए। अरे नारी नारी बेचारी। तो एप्रोप्रिएशन बिल की बात कर रहे थे। एप्रोप्रिएशन बिल का प्रोसीजर सेम है मनी बिल जैसा। इसमें होता क्या है सर, अगर आपको जैसे मैंने आपको बताया 3 गल्ले होते हैं गवर्नमेंट के जहां सरकारी मनी लॉज होती है, पब्लिक अकाउंट में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और तीसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। तो अगर CFI में से, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने हैं तो ये बिल पास होगा। एप्रोप्रिएशन बिल इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू इनकर द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकाल के आप खर्च कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है। इट इंट्रोड्यूसेस आफ्टर वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स इज कंप्लीटेड। जब वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट कंप्लीट हो जाती है, वोटिंग खत्म हो जाती है, तो उसके बाद ये बिल इंट्रोड्यूस होता है। इट इंक्लूडेड चार्ज्ड एक्सपेंडिचर एंड सम्स ग्रांटेड बाय वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। चार्ज एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक चार्ज होता है, एक नॉन चार्ज होता है। चार्ज होते हैं सर, फॉर एग्जांपल चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट का चार्ज एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रेसिडेंट की तनख्वाह, स्पीकर की तनख्वाह, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह, जजेस की तनख्वाहें, ठीक है, ये सब चीजें इनको बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। समझ गए? मतलब तनख्वाह वगैरह जितने भी सरकारी मुलाजिम लगे हुए हैं सभी की तनख्वाहें, वो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। और दूसरा है सम्स ग्रांटेड बाय वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। सपोज करो जब डिमांड फॉर ग्रांट्स हो रही थी, उसमें से कुछ हमने कहा कि भैया इतना पैसा हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है,
तो दो तरह के पैसे निकल सकते हैं, एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा सम्स ग्रांटेड बाय वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट। इसका प्रोसीजर कैसा होता है? प्रोसीजर सेम होता है सर मनी बिल की तरह। मनी बिल आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 110 में होता है, ठीक है। और मनी बिल कैन नॉट बी अमेंडेड, सिमिलरली अप्रोप्रिएशन बिल cannot be amended. So they may ask you what is appropriation bill, what's the purpose of appropriation bill? Appropriation bill का पर्पस ये होता है कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है, तो उसमें से पैसे निकाल के एक्सपेंडिचर कर सकती है। तीन तरह के गल्ले होते हैं, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड। सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को बिल पास करना होता है, जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। इसका प्रोसीजर सेम होता है मनी बिल की तरह। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। आई होप यू गॉट दैट। अप्रोप्रिएशन बिल लगा पता? अप्रोप्रिएशन बिल वेरी सिंपल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिल, दैट इज मनी बिल। मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 मैंने आपको बताया, अ फाइनेंस बिल विच रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर is known as money bill, because speaker has the authority, ठीक है, to decide whether the bill is money bill or not bill. Just remember this thing, ठीक है। That's why Modi government is criticized to pass the finance bill as money bill, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीकर के पास ही अथॉरिटी होती है, और स्पीकर इनका अपना बैठी हुई थी निर्मला सीतारमन, सॉरी निर्मला सीतारमन बोल रहा हूं यार, क्या नाम है इसका, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन राइट, स्पीकर। तो अपनी देवी जी बैठी हुई थी, तो देवी जी ने बोल दिया कि हाँ ये मनी बिल है, तो ऐसे पास हो गए इन्होंने। ये इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। सो अ फाइनेंस बिल विच रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ अ स्पीकर इज नोन एज मनी बिल। स्पीकर डिसीजन इज फाइनल, मतलब स्पीकर ने कह दिया ना भैया ये मनी बिल है तो मनी बिल है, साफ सीधी बात। एंड ही इज नॉट लाइबल टू क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज नॉट लाइबल टू क्वेश्चन, वो जवाबदेही नहीं होगा। आप स्पीकर हो, आपने कह दिया मनी बिल है, भैया मनी बिल है, बस बात खत्म, अगली कोई बात नहीं। मनी बिल में है कि मोदी के बाल कटवाने हैं भाई 5 करोड़ रुपए लगेगा, उसने कहा ये मनी बिल है, तो हाँ भैया मनी बिल है, स्पीकर ने जो कह दिया मतलब मनी बिल है, बस याद रखो। तो इसलिए याद रखेंगे ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल नीड नॉट बी अ मनी बिल। ध्यान से समझेंगे, राम श्याम है लेकिन श्याम राम नहीं है, ध्यान से सुनो। ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस ही होगी ना वो मनी, लेकिन ऑल फाइनेंस बिल नीड नॉट बी मनी बिल। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था भाई प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखना इसका। उसके बाद आता है सर आपका फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 117, ठीक है। दो तरह के होते हैं फाइनेंस बिल, एक जिसके प्रोविजन सेम होते हैं मनी बिल की तरह, और दूसरे जिसके प्रोविजन सेम होते हैं ऑर्डिनरी बिल की तरह। तो जिसके प्रोविजन सेम होंगे मनी बिल की तरह, इट कैन बी अमेंडेड और कैन नॉट बी अमेंडेड, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब देवी जी का, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। और ऑर्डिनरी बिल में इट कैन बी अमेंडेड, वेरी सिंपल। तीन तरह के बिल बताए आपको, अप्रोप्रिएशन बिल जिसका प्रोसीजर सेम होता है ऑर्डिनरी बिल की तरह, सॉरी मनी बिल की तरह। और अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है टू इनकर द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद है सेकंड मनी बिल। मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 में आता है। मनी बिल है या नहीं है, किसके पास अथॉरिटी है? स्पीकर के पास अथॉरिटी है। ऑल फाइनेंस sorry, all money bill are finance bill, but all finance bill need not be a money bill, ठीक है। A finance bill which receives the certificate of a speaker is known as money bill। और फाइनेंस बिल दो तरह के होते हैं, पहले जिनका प्रोविजन सेम होता है मनी बिल की तरह, और दूसरे जिनका प्रोविजन सेम होती है ऑर्डिनरी बिल की तरह। जिनकी प्रोविजन सेम होती है मनी बिल की तरह दे कैन नॉट बी अमेंडेड, जिनकी प्रोविजन सेम होती है ऑर्डिनरी बिल की तरह दे कैन बी अमेंडेड। सो अभी बताओ इसमें कोई डाउट हो तो जैसा कि हमारा शेक आ चुका है प्रोटीन शेक, तो अभी बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। सूखा
धोखा पाजी, हमें पंजाबी नहीं पढ़नी आती। अच्छा, मोदी लिखा है, मोदी का क्या मतलब है भाई? अचानक से मोदी? परसों चौथ ना हमारा ना एक ड्राइवर है, सरदार है, तो हम लोग जा रहे थे चंडीगढ़, तो सामने ट्रक जा रहा था, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था पंजाबी में। तो अजय सास्क पाजी क्या लिखा हुआ है ये, पंजाबी में पढ़ के बताना। तो वो सरदार ना मतलब थोड़ा ना वो खाता है, क्या कहते हैं, अफीम, अफीम समझते हो? अफीम ब्लैक कलर की होती है अफीम। तो ना थोड़ा ना वो सेट रहता है एकदम, मतलब पूरा मजे में रहता है। तो ही सेड, गाड़ी पे क्या लिखा हुआ था, गाड़ी पे लिखा हुआ था ऐसा कुछ लिखा हुआ था, हाँ, गाड़ी पे लिखा हुआ था, बहुत अच्छा लगा मेरे को डायलॉग। तो कहता, नशे नाल यारी मौत दी तैयारी। फिर ना दो चार बार ना ऐसी इसी तरह बोलने लग गया, बार बार सेम लाइन ना। कहता भाजी नशे नाल यारी मौत दी तैयारी, ते जेड़ी इश्क खुमारी ओदी सट बड़ी भारी। मैं कहा वाह पाजी, ये तो आपने राइमिंग बना दी। नशे नाल यारी मौत दी तैयारी, ते जेड़ी इश्क खुमारी ओदी सट बड़ी भारी। मैं कहा वाह यार वाह, छा गए पाजी। तो पाजी, मैं क्या पाजी, ये अंदर दवाई जाती है तभी निकलते हैं शेर, या मतलब क्या कर, अब पाजी ये दवाई जाती है तभी निकलते हैं। तो वो दिन में कम से कम भी 10 गिलास तो चाय पीता है और पूरा एकदम सही रहता है, उसे कोई टेंशन नहीं कुछ भी, एक्स वाई जी, ठीक है। तो पाजी ने पंजाबी में कुछ लिखा तो मेरे को याद आ गया वो डायलॉग सरदार जी का, नशे नाल यारी मौत दी तैयारी, ते जेड़ी इश्क खुमारी ओदी सट बड़ी भारी। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था, चार्ज एक्सपेंडिचर, नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें तनख्वाह वगैरह होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो ब्याज ब्यूज देने होते हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, वो सब चीजें होती हैं स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में मेंशन होते हैं अंडर आर्टिकल 112 का 3 एंड 202 का 3। इसमें वोटिंग की जरूरत नहीं होती। अब ये प्रेसिडेंट को तनख्वाह देनी है, अब उसके लिए अलग से वोटिंग थोड़ी करवाएंगे स्पेशल, कि भाई प्रेसिडेंट कहेगा अरे यार तुम तो मेरी तनख्वाह ही नहीं दोगे, तुम तो वोट ही नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रहेंगे, इसमें वोटिंग की कोई जरूरत नहीं होती। अब पैसे किस में से निकलते हैं, कौन से गल्ले में से निकलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, जैसे मैंने आपको बताया। इट इंक्लूड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, salaries allowances of chairman, deputy chairman of Rajya Sabha, speaker, deputy speaker of Lok Sabha, judges of Supreme Court, CAG, controller and auditor general एंड अदर बॉडीज, और जितनी सरकारी बॉडीज हैं। शेड्यूल नंबर 2 आपको पता होगा अगर आपने पढ़े होंगे, गलती से भूल तो नहीं गए। इंटरेस्ट एंड अदर डेट रिलेटेड चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने ब्याज व्याज देनी है और जो भी गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं पुराने, ठीक है, वो किस में से निकलेंगे, कौन से गल्ले में से निकलेंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकलेंगे। इसके लिए वोटिंग की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे। और ये किस में से निकलेंगे? सीएफआई में से निकलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है सर। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई, और इसमें से कौन से पैसे निकल सकते हैं? एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी कोर्ट जजमेंट पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने सपोज करो कोई किसी केस की जजमेंट आई कि भैया ऐसा है, जैसे अभी यार पीछे ये राम मंदिर की जजमेंट आई थी ना, उसमें कहा था कि आप शायद, उसमें जजमेंट में क्या था, शायद आप इनको मुसलमानों को अलग से वो बनवा के देंगे, मॉस्क बनवा के देंगे, था शायद, ये था मेरे ख्याल से राम मंदिर की जजमेंट में ऐसा कुछ था ना, याद हो आपको? ऐसा कुछ था, आर यू श्योर ना? हाँ, तो उसमें बोला था कि मॉस्क बना के देना है आपने इनको, तो वो जो मॉस्क बनाने का जो खर्चा आएगा वो सीएफआई में से चार्ज होगा, ध्यान रखेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, ठीक है। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी कोर्ट जजमेंट पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट, सिंपल है, स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। चार्ज एक्सपेंडिचर अंडर आर्टिकल 112 का क्लॉज 3 और 202 का क्लॉज 3।
वोटिंग रिक्वायर, नो वोटिंग रिक्वायर सर। ऐसे छोटे कामों के लिए अलग अलग से बैठने थोड़ी लग जाएंगे, वोटिंग करवाने लग जाएंगे। निकलेगा किसमें से? सीएफआई में से निकलेगा, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, इंक्लूडिंग इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, इन सब की तनख्वाहें, इंटरेस्ट एंड अदर डेट रिलेटेड चार्जेस, ठीक है, जो भी ब्याज व्याज, पुराना कर्ज वर्ज, ठीक है, इसमें से निकलेंगे। और एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी कोर्ट जजमेंट पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है सर आपका नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर, दैट इज वोटेबल एक्सपेंडिचर। इसमें वोटिंग की जरूरत है सर, ध्यान रखें। इट इज रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें से वो एक्सपेंडिचर जो कि प्रपोज किया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकालने के लिए। चार्ज वाला तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, लेकिन नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर मेंशन नहीं है। ये कौन सा मेंशन, ये कौन सी नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर है? जो डिमांड फॉर ग्रांट्स में गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया, उसमें जो डिमांड की है कि भैया हमें इतना पैसा चाहिए, तो उसके लिए वोटिंग होगी, ठीक है। और पैसे किस में निकलेंगे? सीएफआई में से ही निकलेंगे, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड थ्रू डिमांड फॉर ग्रांट्स, वेरी सिंपल। देखो, चार्ज वाला कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, नॉन चार्ज वाला कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नॉन चार्ज वाला बजट में मेंशन है। बजट में किसमें मेंशन है? डिमांड फॉर ग्रांट्स में मेंशन है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स में डिमांड की हुई है अलग अलग मिनिस्ट्री ने कि भैया मेरे को 200 करोड़ चाहिए, किसी को 500 करोड़ चाहिए, किसी को 700 करोड़ चाहिए, जितना भी चाहिए उसकी डिमांड की हुई है, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। एंड दैट एक्सपेंडिचर शुड इनकर फ्रॉम द सीएफआई, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उसके लिए वोटिंग होगी। रिमेंबर दिस थिंग। जैसे मैंने आपको बताया, सरकारी मनी, तीन गल्लों की जरूरत, तीन गल्ले होते हैं पब्लिक अकाउंट, आर्टिकल नंबर 266 का क्लॉज 1 में है, एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 का क्लॉज 2 में है, ओके। एंड कंटिजेंसी फंड 267 में, ओके। दैट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल बिफोर स्पेंडिंग। इसमें से अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। लेकिन एक्सपेंडिचर कौन सा, मैंने आपको बताया, कौन से चार्ज एक्सपेंडिचर में वोटिंग की जरूरत है या नॉन चार्ज में वोटिंग की जरूरत है? जल्दी से बताएंगे, वोटिंग की जरूरत किस में है? नॉन चार्ज यार, बताया बिंदु अभी, क्या बिंदु देवी आप भी ना, अभी तो बताया देवी, अभी भूल गई। चार्ट वाले में तो मेंशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये प्रेसिडेंट की तनख्वाह देनी है, ये ब्याज व्याज देने हैं, ये जजमेंट आई है, ठीक है। तो नॉन चार्ज की वोटिंग की जरूरत होगी, ठीक है मैम। बिंदु देवी, बिंदु देवी, आप सुन पा रही हैं? आपके कान में आवाज जा रही है? जा रही है, देवी जी का आ गया मैसेज, ओके सर। क्योंकि अगर देवी जी का और मैसेज ना आता तो 3-4 बातें हमने और बोल देनी थी देवी जी को। तो देवी जी जैसा ही जलालत होनी शुरू हुई, साथ ही प्रकट होगी। तो आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। 3 तरह के फंड होते हैं, इनमें क्या क्या सीन होता है, ये थोड़ा सा ब्लर आ रही है सर आपकी पिक। अरे सिर्फ इसकी पिक सही आनी चाहिए स्लाइड्स की, मेरी का तो टेंशन है ना लो, मेरी शक्ल से पेपर नहीं आएगा कि सर की नाक कैसी है। यूपीएससी में नहीं पूछेगा काला तिल नाक के पास है, वो इधर वाली गाल पे है, उधर वाली गाल पे है, तो यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो डोंट फोकस ऑन माय फेस, जस्ट फोकस ऑन द स्लाइड मैम। वीडियो भी रुक रही, सुखा पाजी कह रहे हैं ऑल ओके है। सुखा पाजी गन लगाओ मैम के कान पे, मैम को ओके नहीं आ रही। आज इतना घटिया प्रोटीन शेक बनाया ना तुम्हारी भाभी ने पता नहीं सड़े हुए केले डाल दिए शायद। एनीवेज हमारे पैसे लगे हुए, हमने तो पीना पड़ेगा। भाई मैंने ताजे केले का बताया था, सड़े हुए केले का नहीं बनाया था। एनीवेज कम टू द टॉपिक। हमने अच्छी तरह से बनाना सिखाया था, हमने ये नहीं कहा था कि बनाना आप खराब डाल देना। आ जाओ। तो कंसोलिडेटेड 3 बताएं गल्ले हैं, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक फंड, कंटिजेंसी फंड, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड में इनकम कहां से आती है, पैसा कहां से आता है?
इसमें सारे टैक्सेस और नॉन टैक्स रिवेन्यू जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू कौन से होते हैं? टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट को आप लोग टैक्स देते हो, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी वगैरह, सारा जो इकट्ठा होता है धनराशि, वो सीएफआई में आते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू कौन से होते हैं? नॉन टैक्स रिवेन्यू दैट इज नॉट टैक्सेबल, जैसे कि आपका चालान कट गया, आपने भुगतान भरा, फाइन दिया, आपने फीस दी, लाइसेंस बनवाने की उसकी फीस दी, आरसी बनवाने की उसकी फीस दी, कोर्ट में गए उसकी फीस दी, एक्स वाई जी, ये सब चीजें। और इसमें से पैसा कहाँ खर्च होता है? ऑल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल। अगर इसमें से पैसा निकालना है, पार्लियामेंट की क्या कहते हैं, ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 266 का क्लोज में, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक फंड। पब्लिक फंड में क्या आती है? जनता की वो मनी, जनता का वो पैसा जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा है, यानी जो इसमें मेंशन है उसके अलावा जो और कोई पैसा आता है वो इसमें आ जाएगा, पब्लिक फंड में आ जाएगा, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन की, जैसे अभी पब्लिक फंड में ये जो कोविड से रिलेटेड जो पैसा आया था वो सारा इसमें गया था ना, पब्लिक फंड में गया था, आपसे पूछ लगा। तो इसमें पार्लियामेंट, इसमें से पैसा निकालेंगे तो किसी की ऑथराइजेशन की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनता का पैसा है, जितना मर्जी रोड़ो, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 266 का क्लोज नंबर 2, ओके। उसके बाद है कंटीजेंसी फंड। इसका फिक्स्ड कॉर्पस है 500 करोड़ रुपए, इसमें रहते हैं ये। इसमें से पैसा कब खर्च होता है? अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर आ गया, कोई आपत्तिजनक सिचुएशन आ गई, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, उस केस में अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन की जरूरत है, उस टाइम पे नहीं बट उसके बाद, ठीक है। यानी कि जब आप खर्च लो कोई दिक्कत नहीं, अभी दिक्कत आ गई है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि स्पेशल पार्लियामेंट बिठा के इसकी ऑथराइजेशन क्लियर करवाएंगे, बिल पास करवाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल पैसे निकाल लेते हैं, बाद में ऑथराइजेशन ले लेंगे आफ्टर द एक्सपेंडिचर, याद रखना, इमरजेंसी के टाइम। कंटीजेंसी मींस इमरजेंसी, ओके। आर्टिकल 267 का क्लोज 1 तो याद रखेंगे, समझ आया? कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक फंड, कंटीजेंसी फंड। हाँ जी सर, बोलो जोवनप्रीत। बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हो? सीएफआई का क्लॉज, हाँ 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 हाँ, सॉरी यार, एक सेकंड यार, हाँ मैंने भी अभी नोटिस किया। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, गुड क्वेश्चन, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, let me confirm, just hold for a second। मैं बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, इसका 1 है, इसका 2 है, सॉरी, ये सही है, ये सही है, वो पीछे गलत बताया। कंसोलिडेटेड फंड का क्लोज 1 है, पब्लिक फंड का क्लोज 2 है, कंटिजेंसी का 267 है। जस्ट करेक्ट दिस फिगर। कंसोलिडेटेड फंड पहले है, 266 का 1, पब्लिक फंड बाद में है, याद रखना, ठीक है। कंटिजेंसी 267, ओके। आगे चलें, इसमें कोई डाउट हो यार? बहुत सिंपल है। उसके बाद आती हैं सर आपकी टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, मतलब किस किस तरह की ग्रांट्स मांगी जाती हैं। देखो, सबसे पहले आती है सप्लीमेंट्री ग्रांट, जो की आती है अंडर आर्टिकल 115, 115 आर्टिकल में आती है। इफ अमाउंट अथॉरिटेटेड इन ओरिजिनल बजट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर अ करंट फाइनेंशियल ईयर इज इनसफिशिएंट, देन सप्लीमेंट्री ग्रांट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। सपोज करो हमने बजट में लिखा था भैया इस काम के लिए हमें 200 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो हमने देखा कि भैया जी इसमें तो 300 करोड़ रुपए लग रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है, इन्होंने दिखाया 300 करोड़ रुपए, इसमें से पहले ही 100 करोड़ रुपए ये खा चुके हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने बेवकूफ बनाया कि भैया इसमें तो 300 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो हमें चाहिए सप्लीमेंट्री ग्रांट, हमें चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बेक, ठीक है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पीएसी, आपने पढ़ी होगी, ठीक है।
ये क्या करती है, एग्जामिन करती है दीज एक्सेसेस कि भैया एकदम से 100 करोड़ रुपए कहाँ से एक्स्ट्रा हो गए, एंड गिव रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को बताती है कि भैया ये सही है या नहीं है। देन दीज ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले ये ग्रांट्स पार्लियामेंट द्वारा पास की कर दी जाती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, याद हो आपको, ठीक है। तो समझ आया, सप्लीमेंट्री ग्रांट 200 करोड़ की डिमांड की थी बजट में, लेकिन अभी खर्चा कितना हो गया, 300 करोड़ रुपए, ठीक है। If amount or authoritated in the original budget for a particular service for a current financial year is insufficient, then supplementary grant is made by the parliament. ठीक है। The Public Account Committee examine these excesses and gives recommendation to the parliament. These grants are presented and passed by the parliament before the end of the financial year, that is from 1st of April to 31st March. ये समझ में आया, ये समझ आया। हाँ जी बालकों, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट ग्रांट इज एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट कौन सी होती है, ये भी आर्टिकल 115 के अंदर आती है। इफ ग्रांटेड मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन द budget for that year, it means when actual expenditure incurred exceeds the approved grants of the parliament, then the ministry of finance presents a demand for excess grant कि भैया अभी हमें थोड़े से पैसे और चाहिए, ठीक है। मतलब सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी रिकमेंडेड द रिट्रोस्पेक्टिव रेगुलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैग रिपोर्ट। तो कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल इसकी रेट्रोस्पेक्टिव रेगुलराइजेशन मतलब सॉरी इसकी वो करता है, क्या कहते हैं, ऑडिटिंग करता है, और फिर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये रेट्रोस्पेक्टिव रेगुलराइजेशन डिमांड रिकमेंड करती है, ठीक है, कि भैया दोबारा से मतलब इसको कंसीडर किया जाए इसकी एक्सेस डिमांड को, एंड इट इज वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के बाद होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक्सेस ग्रांट जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद वोट, और ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है ये फाइनेंशियल ईयर से पहले, ये देखो ये तभी मैंने हाईलाइट्स किए हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स में क्वेश्चन बनने हैं, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और इसमें आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, ये डिफरेंस है एक्सेस ग्रांट में और सप्लीमेंट्री ग्रांट में। ये छोटे छोटे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हल्का सा पॉइंट मिस किया और वहीं याद रखना, एग्जाम में दिया हुआ हर गलत जवाब आपके हनीमून को स्विट्जरलैंड से वैष्णो देवी में बदल सकता है, तो ध्यान रखें। एग्जाम में हर जवाब सोच समझ के दें, बिफोर आफ्टर में वो धांधलेबाजी कर देते हैं, ठीक है चीज सेम लेकिन टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आती है एडिशनल ग्रांट, ये भी आर्टिकल 115 के अंदर है। इट इज मेड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ न्यू सर्विस, कोई नई चीज एकदम से इजाद होगी कि अरे यार ये चीज भी लानी चाहिए थी हमें, विच वाज नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट, बजट में मेंशन नहीं थी, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिशनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट आर्टिकल 116 में, ग्रांटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस, एक्सेप्शनल चीज है तो स्पेशल पर्पस के लिए दी जाएगी, ठीक है, एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो मनी सॉट फॉर सर्विस दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, ओके। मतलब जो पहले ही फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं थी, जो बाद में फाइनेंशियल ईयर का पार्ट बनी है, ठीक है, और जो स्पेशल पर्पस के लिए लाई गई है, ठीक है। ग्रांटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, मनी सोल्ड फॉर सर्विस दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट है आर्टिकल 116 में। उसके बाद है सर आपकी वोट ऑफ क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 116, granted for meeting an unexpected demand upon resources of India when an account of the magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be stated with the details ordinarily given in a budget.
Hence it is like a blank check given to the executive by the Lok Sabha. मतलब कि ये क्या है, वोट ऑफ क्रेडिट, मतलब कि हमें कुछ पैसे दे दो ऐसे ही, ठीक है। अब पता नहीं हमारे को कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड ना हो जाए, ठीक है, मतलब कोई भी हमारे को एक्स वाई जी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें एक तरह से ब्लैंक चेक दे दो, ठीक है, कि कोई भी अगर चीज की जरूरत होगी तो हम उसमें से पैसे ले लेंगे। ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया when an account of the magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be stated with the details ordinarily given in a budget. Hence, it is like a blank check given to the executive by the Lok Sabha. उसके बाद जैसे कि इनको मैंने कंसोलिडेट करके लिखा है कि आर्टिकल 15 में आपके आ जाएंगी सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट, और आर्टिकल 116 में आ जाएगी आपकी वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। याद रखना इनके नाम, पेपर में पूछ लेगा। लास्ट Parliament has to pass the finance bill within 75 days of its introduction। ये आपको पता होना चाहिए, प्री में क्वेश्चन बनता है ऐसी। पार्लियामेंट को फाइनेंस बिल पास करना विद इन 75 days ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन आफ्टर डिस्कशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल एंड वोटिंग ऑफ द लोकसभा के बाद बजट इज इनेक्टेड एंड एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो दिस वे बजट इज इनेक्टेड और एक्सपेंडिचर करने की हमें अनुमति मिल जाती है गवर्नमेंट को, कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। दोनों हाउस में डिस्कशन होने के बाद ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल एंड वोटिंग ऑफ द लोकसभा, बजट इज इनेक्टेड एंड एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये हो गया सर आपका लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अभी जो बारी आएगी वो होगी बजट के जो मेन चीजें हैं, जैसे रिवेन्यू अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनके बारे में, इनमें होता क्या है, मतलब इकोनॉमिकली, सॉरी इकोनॉमिकली कह रहा हूँ, इकोनॉमिक स्पेसिफिक पोर्शन अब होगा, ठीक है। अभी तक तो आपका ये थोड़ा सा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स भी चल रहा था, इकोनॉमिक कम पॉलिटी चल रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा बजट का प्रॉपर होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस चीज में क्या चीज आती है, ओके। सो दैट्स एंड अप फॉर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द बजट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछें बच्चा लोग, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। अरे जल्दी से पूछिए इसमें से कोई डाउट हो तो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी पूछिए यार, टाइम लगा रहे हो यार। नेक्स्ट स्लाइड, लो जी पाजी, नेक्स्ट स्लाइड कर दी। और पूछिए। जल्दी पूछिए सर। इतना टाइम लगा रहे हैं आप। हाँ, तो आई थिंक नो वन हैज एनी डाउट, सो दैट्स एंड अप फॉर द टुडेज क्लास। तो हम लोग कल करते हैं नेक्स्ट, हमारा यूनियन बजट खत्म हो जाएगा, पार्ट 3 और पार्ट 4 दो पार्ट्स रह गए हैं, सो वी विल डिस्कस इट टुमारो। एनीवेज
ओके, तो थैंक यू सो मच। हाँ, अभी नहीं, कल भेजूंगा मैं।